नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉर जोन की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के क्रीविरीह में बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्रीविरीह में रूस का मिसाइल से हमला हुआ। हमले के बाद यूक्रेनी ऑयल डिपो में आग लग गई। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में। तो यूक्रेन पर 36 घंटे की बारूदी वर्षा के बाद अमेरिका ने रूस की जमीन पर युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। नाटो के सैनिकों का रूस प्रवेश हो चुका है और इसके लिए जो बाइडेन ज़ेलेंस्की को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रसेल्स में नाटो यूक्रेन काउंसिल की बैठक में रूस विनाश का ब्लूप्रिंट पारित हो चुका है। नाटो के सभी देशों ने इस पर सहमति जता दी है। यूक्रेन ने भी रूस के 200 से ज्यादा टारगेट की हिट लिस्ट को तैयार कर लिया है। अब सिर्फ कोर्स की नहीं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। बल्कि पूरे रूस पर यूक्रेन के हमलों की शुरुआत होने वाली है। आप देखिए क्या है नाटो का सीक्रेट प्लान और इससे कैसे महासंग्राम की चिंगारी फूटने का खतरा बढ़ गया। Игра с огнем, а они как дети малые. रूस और यूक्रेन का युद्ध अब रूस और नेटो के युद्ध में बदलना तय हो गया है। कीव सहित यूक्रेन के 21 शहरों पर 36 घंटे की मिसाइल वर्षा के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को खुले प्रहार की छूट दे दी है। अमेरिका ने रूस के विनाश की रणनीति को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर उतार दिया गया है। यूक्रेन को सोची से व्लादिवोस्तोक तक हमले की इजाजत मिल गई है। यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 250 ठिकानों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। सितंबर में ज़ेलेंस्की बाइडेन को रूस विनाश का ब्लूप्रिंट सौंपने वाले हैं। अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देश यूक्रेन को युद्ध के दौरान नाटो सदस्यता नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देकर रूस पर बड़े हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यानी नाटो से बाहर रहकर यूक्रेन नाटो की जंग लड़ेगा। कीव पर लगातार हमलों के बाद यूक्रेन ने 2 हथियारों से रूस पर हमले की तैयारी कर ली है। इनमें पहला है बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन अब तक एक ही स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और वो है नेपच्यून। लेकिन यूक्रेन ने 27 अगस्त को बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन को अमेरिका से तकनीकी मदद मिली है। इस मिसाइल की रेंज और ताकत के बारे में यूक्रेन ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अब रूस पर इस मिसाइल से हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को रूस पर हमले करने के लिए F-16 अपग्रेड कर दिए गए हैं।
F-16 को अपग्रेड करने का काम अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क ने मिलकर किया है। नीदरलैंड में अमेरिकी वायुसेना की स्पेक्ट्रम वारफेयर विंग ने इस जेट में कई अहम बदलाव करके इसे बहुत ही ज्यादा एडवांस बना दिया है। अगस्त को यूक्रेन को पहली बार F-16 मिले, लेकिन रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन को मिले फाइटर जेट सबसे खास है। नेटो देश भी F-16 जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जैसे एडवांस फाइटर जेट किसी देश के पास नहीं है। इस जेट को रूसी रडार को चकमा देने और रूस के जीपीएस नेविगेशन जाम करने वाली तकनीक से बचने लायक बनाया गया है। यूक्रेन को दिए गए F-16 फाइटर जेट की खासियत यह है कि इसके IVEWS यानी कि इंटीग्रेटेड वाइपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को अपग्रेड कर दिया गया है। इस अपग्रेडेशन से जेट को इलेक्ट्रॉनिक हमले से बचाव में मदद मिलेगी। रूस के जीपीएस जाम करने पर जेट पर कोई असर नहीं होगा। इस जेट में डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर लगा दिए गए हैं। अब जेट की रडार को चकमा देने की क्षमता बढ़ गई है और इसके साथ ही जेट की थ्रेट लाइब्रेरी भी अपडेट कर दी गई है। इससे F-16 की जो खतरा पहचानने की क्षमता है वो बढ़ गई है। डिजिटल रडार से खतरे पर काउंटर अटैक करने की क्षमता भी बढ़ गई है। इसके साथ ही नए F-16 के एवियोनिक्स अपडेट किए गए हैं और नए टारगेट सिस्टम लगाए गए हैं। अब पायलट को टारगेट फिक्स करने में आसानी होगी और इसके साथ ही क्विक रिएक्शन आसान होगा, यानी हमला करने में समय कम लगेगा। रूस के साथ युद्ध की तैयारी के लिए नेटो यूक्रेन काउंसिल की मीटिंग भी हो चुकी है। अट्ठाईस अगस्त को नेटो ब्रसेल्स मुख्यालय पर यूक्रेन नेटो काउंसिल की बैठक हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने बैठक में रूस पर हमलों का ब्लूप्रिंट रखा। इसके साथ ही जरूरी हथियारों की सप्लाई पर चर्चा की गई। नेटो का प्लान साफ है, यूक्रेन को नेटो से बाहर रखा जाए, यूक्रेन को जरूरी हथियारों की सप्लाई की जाए, रूस पर लॉन्ग रेंज हमले कराए जाए। नेटो के सभी देश यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत देने वाले हैं। यूक्रेन को नेटो से बैलिस्टिक मिसाइलें मिल सकती हैं। नेटो का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कमांड जर्मनी के रैमस्टेन एयरबेस पर है। यहां से यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई पर सहमति बन सकती है। जर्मनी में टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें हैं। इसके अलावा SM-6 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां तैनात हैं। इसके अलावा LHRW डार्थ ईगल मिसाइलें भी इस बेस पर हैं। रूस पर हमले के लिए अगर यूक्रेन को ये मिसाइलें दी जाती हैं तो रूस में महाविनाश निश्चित है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। SM-6 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर है। डार्थ ईगल मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर यूक्रेन को यह मिसाइलें मिली तो सोची से व्लादिवोस्तोक तक पूरे रूस पर हमले तय हैं।
नेटो के इस ब्लूप्रिंट की भनक लगते ही रूस ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर यूक्रेन के जरिए नेटो ने रूस को खत्म करने की कोशिश की तो महासंग्राम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, कुर्स्क सीमा पर रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेनी फोर्स पर Su-24 से बमबारी हुई है। घुसपैठ कर रहे कई यूक्रेनी सैनिक इसमें मारे गए। पुतिन की युद्ध नीति के सामने एक बार फिर से यूक्रेन और उसकी मदद कर रहा नेटो धराशायी हो गया है। नेटो की मदद के बाद यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांतों पर कब्जा करने की जो मुहिम छेड़ी थी उसे व्लादिमीर पुतिन और उसकी सेना ने सिर्फ 36 घंटे में विफल कर दिया। रूस के महाविस्फोट के बाद रूसी धरती से यूक्रेनी फोर्स ऑल आउट हो गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया जिसके सामने सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही यूक्रेन को घुटने टेकने पड़ गए। यूक्रेन और नेटो के प्लान पर पानी फिर गया है। रूस के अंदर ज़ेलेंस्की और बाइडेन को बहुत बड़ा झटका लग गया है। कुर्स्क समेत रूस के 6 राज्यों पर कब्जा करने का प्लान नाकाम हो गया है। पुतिन की युद्ध नीति ने एक बार फिर से जंग की बाजी पलट दी है। पुतिन और उनकी सेना ने नए फॉर्मूले के तहत हमला किया। यूक्रेन पर कयामत की बरसात की गई और इसी के साथ रूस के अंदर घुसी यूक्रेनी सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। 36 घंटे, जी हां, सिर्फ 36 घंटे में पुतिन और उनकी सेना ने युद्ध को 180 डिग्री बदल दिया। सिर्फ 36 घंटे के अंदर यूक्रेनी फौज की कमर कुछ इस कदर टूट गई है कि उसे रूसी धरती से अपने कदम अब वापस खींचने पड़ रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के खतरनाक प्लान को कैसे नाकाम किया, अब सिलसिलेवार तरीके से इसे समझिए। रूस ने कुर्स्क के उस सुजान ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर रखा था। हमले में दर्जनों यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कुर्स्क में ही रूस ने लैंसेट ड्रोन से भीषण हमला कर यूक्रेन के 3 सैन्य वाहनों को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने कुर्स्क में ही यूक्रेन के हथियार डिपो को ध्वस्त कर दिया। रूस ने Mi-28 हेलीकॉप्टर से बमबारी कर यूक्रेनी हथियारों की कब्र खोद दी। कुर्स्क में घुसपैठ कर रही यूक्रेन की नई सैन्य टुकड़ी को रूस ने Su-34 से वज्रपात कर रोक दिया। कुर्स्क में रूस ने 30,000 नए सैनिक भेज दिए हैं जो यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर मौत बांट रहे हैं। कुर्स्क की ही तरह रूसी सेना को एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी कामयाबी मिली।
रूस को बेलगोरोद से यूक्रेनी सेना को हटाने में कामयाबी मिल गई है। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से साफ हो गई है। देर रात रूस ने बेलगोरोद में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को भीषण रक्तपात कर फेल कर दिया। इसी तरह ब्रियांस्क और वोल्गोग्राद में भी यूक्रेनी सेना की घुसपैठ नाकाम हो गई है। युद्ध के मैदान में रूसी सेना को जो बड़ी कामयाबी मिली है, उसके पीछे पुतिन का वो प्लान है जिसे रूसी फौज ने 36 घंटों के अंदर अंजाम दिया। पुतिन ने जो प्लान बनाया उसकी वजह से रूसी धरती सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी फोर्स से मुक्त हो गई। यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांतों पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनेश, वोल्गोग्राद और रोस्टोव पर कब्जे की रणनीति थी। कुर्स्क और बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स घुसपैठ कर गई थी। रूस में बागी राज्यों में भीषण हवाई हमला कर घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। 6 अगस्त से कुर्स्क में यूक्रेन के हमले शुरू हुए थे। यूक्रेन ने रूसी सेना को शुरुआत में बड़े झटके दिए और उसके बाद पुतिन ने वॉर रूम में पलटवार का बड़ा प्लान बनाया। इसके तहत 36 घंटे तक पूरे यूक्रेन में भीषण बमबारी की गई। 26 अगस्त से शुरू हुई यह बमबारी 27 अगस्त तक चली। रूस के भीषण हमले के बाद यूक्रेन पर कीव समेत कई प्रांतों को खोने का खतरा मंडराने लगा। जबरदस्त हमला कर रूस ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को काट दिया। इससे रूस में जंग लड़ रही यूक्रेनी फोर्स को मदद और रसद नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद रूस ने 30,000 सैनिकों को भेजकर भीषण हमलों को शुरू कर दिया। रूसी एयरफोर्स ने 1500 बमों की जबरदस्त बरसात की और इसी तरह से रूस ने अपने सभी प्रांतों को सुरक्षित कर लिया। रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेन जिस तरह से हमले करने में सफल रहा, उसके पीछे सीधे तौर पर नेटो का हाथ माना जा रहा है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु ने कहा है कि पश्चिम रूस में राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया है कि नेटो रूसी धरती पर जिस साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयावह होने वाला है। रूस की धरती से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ चुके हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना हिम्मत नहीं हार रही है। रूसी सेना को जख्म देने के लिए यूक्रेन अब गुरिल्ला हमलों का सहारा ले रहा है। इन्हीं गुरिल्ला हमलों के जरिए यूक्रेन ने कुर्स्क के साइम नदी पर बने पुल को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रोस्टोव में भी धमाके किए। हमले की वजह से रूस के 2 ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। नेटो की षड्यंत्र की वजह से सबसे बड़ा खतरा कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। जायजा लेने के बाद IAEA चीफ ने कहा कि कुर्स्क पावर प्लांट पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इसे नहीं टाला गया तो बहुत बड़ी त्रासदी आ जाएगी। जाहिर है, अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो पुतिन और उनकी सेना एक ऐसे परमाणु युद्ध की शुरुआत कर देगी जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की होगी और ना ही बाइडेन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। कुर्स्क बॉर्डर के पास रूस का बड़ा एक्शन। यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी पर वज्रपात हुआ है। हमले में जले यूक्रेनी सेना के कई टैंक्स।
कुर्स्क के बदले का दूसरा एपिसोड शुरू हो चुका है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला किया। हमला इतना विध्वंसक था कि खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मच गया। हालात ऐसे हो गए, जान बचाने के लिए हजारों लोग अंडरग्राउंड स्टेशन में जा पहुंचे। और इतने पर भी रूस के हमले रुके नहीं। रूसी जेट ने बमबारी की। अब ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो F-16 से रूसी जेट को मार गिराने के लिए तैयार है। यानी अब रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विनाशक चरण कभी भी शुरू हो सकता है। ज़ेलेंस्की को अंदाजा भी नहीं होगा कि पुतिन कुर्स्क का इतना विध्वंसक बदला लेंगे। लगातार दूसरी रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। चौबीस घंटे में 81 शाहिद ड्रोन से हमले किए गए, 10 मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा मेग और सुखोई ने बम बरसाए। इतनी तबाही के बाद भी कुर्स्क का बदला पूरा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने पर आमादा है। रूस अपने वो हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक या तो किया नहीं है या फिर बेहद कम किया है। रूस ने युद्ध के मैदान में Su-57 उतारकर कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए हैं और ये साफ कर दिया है कि वो F-16 का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन F-16 से कभी भी हमला कर सकता है क्योंकि उसके पास रूस को रोक पाने के विकल्प अब करीब करीब खत्म हो चुके हैं। जबकि रूस के पास यूक्रेन को तबाह करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस ने अब तक 287 ड्रोन से हमले किए हैं और 246 मिसाइलों से तबाही मचा चुका है। इतनी भारी तबाही के बाद भी रूस रुका नहीं है। उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए मिसाइलों को बेहद घातक बना लिया है। रूस ने कैलिबर मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब फिट किए हैं जिससे से ज्यादा विध्वंस किया जा सके। रूस के टारगेट पर अब यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर है जिसे तबाह करके वो यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहता है। सर्दियों से पहले रूस की तैयारी है कि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन के बड़े एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करने में करे। इसलिए क्लस्टर बम से हमले भी ऊर्जा ठिकानों पर शुरू हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि कई शहरों से लोग तेजी से भाग रहे हैं या बंकरों में छुप रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये कीव के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की है, जहां 26 अगस्त से 52,000 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। इनमें 4,500 बच्चे हैं। यानी अब रूस खार्किव से लेकर कीव तक संपूर्ण विनाश का इरादा कर चुका है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भी हथियारों की बड़ी खेप पहुंच रही है। यूक्रेन की तबाही का एक जखीरा कुछ दिन पहले ही मॉस्को पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि 13,000 कंटेनर हथियार प्योंगयांग से मॉस्को पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले के लिए किया जा रहा है।
यानी किम ने वादे के मुताबिक पुतिन को हथियार भेजे। अब पुतिन की बारी है जिसमें वो अमेरिका को पीले सागर फ्रंट पर फंसा सके। रूस ने आधी रात में हमले शुरू किए और टारगेट पर कीव था। इन हमलों में रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और उसके बाद स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल और उसके बाद KH-101 क्रूज मिसाइल। इसी दौरान MiG-31 के फाइटर जेट और Tu-95 बॉम्बर से हमले किए गए, जबकि हमले में शाहिद कामाकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। रूस के हमलों से कितना खौफ है वो इन बच्चों के चेहरे से झलक रहा है। अपने घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए पूरा का पूरा परिवार इस तरह जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इन्हें डर है रूसी सैनिक यहां भी कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए अब ये कीव छोड़कर जाने वाले हैं। कीव से लेकर खार्किव तक यही हाल है। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी जिद पर अड़े हैं, वो अभी भी रूस की तबाही का ख्वाब देख रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने कीव समेत कई दूसरे इलाकों की सुरक्षा के लिए F-16 तैनात कर दिए हैं। रूस का दावा है कि 27 अगस्त को पहली बार F-16 जेट से यूक्रेन ने रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट की। इसके अलावा क्रेमलिन कहता रहा है रूस के एयरबेस और ऑयल डिपो पर F-16 से हमले किए गए हैं, जबकि यूक्रेन इसे ड्रोन स्ट्राइक बताता रहा है। दरअसल यूक्रेन F-16 की तैनाती के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम की कमी पूरी करना चाहता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन को नेटो से मिले करीब करीब हर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। यूक्रेन F-16 के साथ अमेरिका से मिली जैसम मिसाइलें भी हमले के लिए वॉर रेडी कर दी हैं। जैसम मिसाइलें एयर टू एयर हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जैसम मिसाइलों से वो रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि नेटो देशों से यूक्रेन पहुंचे पायलट मिसाइल इंटरसेप्ट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाने का ज्यादा अनुभव नहीं है। यूक्रेन अब फाइटर जेट के अलावा कॉम्बैट पायलट भी आउटसोर्स कर रहा है। इसका मतलब रूस का दावा सही है कि अगर नेटो यूक्रेन की मदद बंद कर दे तो वो यूक्रेन को घंटों में परास्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना का बड़ा हमला। यूक्रेन के हथियार हैंगर पर हवाई हमला किया गया। हमले में जले कई हाइमार्स MLRS। युद्ध में हर मुल्क अपनी रक्षा के लिए दुश्मन पर प्रहार के लिए ज्यादा से ज्यादा आधुनिक और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करता है, ताकि जंग के मैदान में उसका दबदबा बना रहे। लेकिन रूस ने यूक्रेन और नेटो के खिलाफ दशकों पुराने जंगबाजों को वॉर जोन में झोंका है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। यकीन मानिए 60 के दशक में जिन टैंक्स को USSR ने बनाया, अब वही टैंक यूक्रेन और पोलैंड के खिलाफ आग उगलेंगे। पहला टैंक, दूसरा टैंक, तीसरा टैंक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये गिनती यही नहीं थमी, क्योंकि इन टैंकों की तादाद सैकड़ों में है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी डिफेंस ने अपने जंगी खाने से बैटल ग्राउंड के सबसे घातक शिकारी की खेप सीधे वॉर जोन की तरफ रवाना कर दी है, वो भी ट्रेन रूट के जरिए। जानते हैं इन टैंकों को कहां तैनात किया जाएगा।
आखिर किस फ्रंट से रूसी सेना इन विध्वंसकों के जरिए प्रहार करेगी? तो आपको बता दें कि बेलारूस और यूक्रेन के बीच जो बॉर्डर इलाका है, जिसकी लंबाई करीब 1084 किलोमीटर है, वहीं पर रूसी डिफेंस इन टैंकों की एक खेप तैनात करेगी। इसके अलावा दूसरा फ्रंट बेलारूस और पोलैंड के बीच का बॉर्डर है, जो करीब 416 किलोमीटर में फैला है। यहां पर भी रूस के सैकड़ों टैंक मोर्चा संभालेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस वीडियो में दिखाई देने वाला हर टैंक सोवियत दौर का है। जिसे दूसरे विश्व युद्ध के फौरन बाद यूएसएसआर ने तैयार किया था। नाम है T-62 वॉर थंडर। अब सवाल यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को मॉडर्न मेन बैटल टैंक सप्लाई कर रहे हैं, अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे विस्फोटक टैंक रूसी फौज पर कहर बरपाने के लिए आमादा हैं। ऐसे में पुतिन ने दशकों पहले तैयार हुए टैंकों को वॉर जोन में क्यों उतारा? क्यों सोवियत दौर के टैंकों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बनाया? क्या रूस के आधुनिक या फिर एडवांस टैंक तबाह हो चुके हैं? क्या रूसी डिफेंस के पास T-90 और अर्माटा जैसे टैंकों का गोला बारूद खत्म हो चुका है? यकीन मानिए, रूस यूक्रेन युद्ध में सोवियत टैंकों की एंट्री से जुड़ा प्लान जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि पुतिन ने T-62 टैंकों को बैटल ग्राउंड में इसलिए उतारा है क्योंकि T-60 वॉर थंडर टैंक में 115 mm की कैनन लगी होती है। ये कैनन 115 mm के शेल्स दागने की क्षमता रखती है। रूस के पास हजारों की तादाद में 115 mm के शेल्स मौजूद हैं। वहीं T-62 टैंक का कवच एटमी हमले को झेल सकता है। बेलारूस यूक्रेन और बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर T-62 टैंकों का जमावड़ा यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड के लिए भी महाखतरे का संकेत है। और देखिए बड़ी खबर वॉर जोन से कुर्स्क पर यूक्रेन के ड्रोन हमले यूक्रेन ने कुर्स्क पर किए हैं। 17 ड्रोन हमले रूसी एयर डिफेंस ने गिराए हैं। 11 ड्रोन की जानकारी सामने आई है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुर्स्क की, जहां पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने कुर्स्क पर 17 ड्रोन के जरिए हमला किया। रूसी एयर डिफेंस ने इनमें से 11 ड्रोन को मार गिराया। रूस ने विनाशक बनते जा रहे युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की स्ट्रेटेजी को तैयार किया है। पुतिन ने एक स्पेशल सीक्रेट टीम को तैयार किया। इस टीम में रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉप जासूस रखे गए हैं। इनको यूक्रेन ने नीति निर्माताओं की हत्या की जिम्मेदारी दी है। देखिए रूस का प्लान क्या है, हिट लिस्ट में आखिर कौन कौन है। जंग डॉनबास में हो या कुर्स्क में, उसकी प्लानिंग के सेंटर हैं वॉशिंगटन और कीव। अब युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन ने युद्ध के नीति निर्माताओं को ही रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया है।
रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग GRU को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस काम के लिए रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग GRU ने एक टॉप जासूसों की स्पेशल 12 टीम तैयार की है। इस टीम में कुल 12 लोग हैं। टीम के सभी 12 लोग विदेशों में रूस के लिए कई सफल सीक्रेट मिशन पूरे कर चुके हैं। रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने इस टीम को 2 मोर्चों पर ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी है, जिसका एपिसेंटर होगा कीव। इनका पहला टारगेट है कीव में ज़ेलेंस्की की कैबिनेट में नीति निर्माताओं की हत्या करना और दूसरा टारगेट है यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व को खत्म करना। इस टीम के टारगेट पर कौन कौन है ये जानिए। ज़ेलेंस्की कैबिनेट में इनका सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि युद्ध का सबसे बड़ा जिम्मेदार रूस ज़ेलेंस्की को मानता है। दूसरा टारगेट है फर्स्ट डिप्टी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेंको, क्योंकि यूरोप में रूसी संपत्ति को जब्त कराने का मिशन यूलिया चला रही हैं। तीसरा टारगेट है डिप्टी प्रधानमंत्री इरियाना वेरेश्चुक, क्योंकि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों को पुनर्गठित करने की जिम्मेदारी इरियाना के पास है। चौथा टारगेट है डिप्टी प्रधानमंत्री ओल्हा स्टेफानिश्याना, क्योंकि ओल्हा यूरोप को यूरो एटलांटिक संगठन से जोड़ने का मिशन चला रही हैं। पांचवा टारगेट है यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा, क्योंकि कुलेबा नेटो विदेश मंत्रियों के साथ साथ रूस पर हमलों का ब्लूप्रिंट बनाने वाली टीम के सदस्य हैं। छठा टारगेट है यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव। उमेरोव ही विदेशों से मिलने वाले हथियार सप्लाई का काम देखते हैं। पुतिन चाहते हैं कि रूस के इंटरनेशनल और नेशनल मिशन चलाने वाली पूरी टीम को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए यूक्रेनी सेना को भी नेतृत्वहीन बनाने की तैयारी है। सैन्य मोर्चे पर रूस का पहला टारगेट फर्स्ट डिप्टी रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इवान हेवरल्यूक है। दूसरा टारगेट है रक्षा सचिव ल्यूडमिला डाराहान। तीसरा टारगेट है डिप्टी रक्षा मंत्री यूरी ज़िगियर। चौथा टारगेट है डिप्टी रक्षा मंत्री नटालिया काल्मिकोवा। पांचवा टारगेट है यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की। रूस ने यूक्रेन के 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों और 30 से ज्यादा जनरलों की हत्या का प्लान बनाया है। अगर रूसी टीम कामयाब हुई तो यूक्रेन नेतृत्व विहीन हो जाएगा और ऐसी हालत में जंग लड़ना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 3 फ्रंट वॉर में घिरे इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सबसे बड़ा खतरा बन गया है। बीते 3 दिन से नसरल्लाह के लड़ाके इजराइल पर बारूद बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से हमले कर रहा है। दावा है कि इन ड्रोन्स में जर्मन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस खुलासे के बाद मोसाद एक्टिव हो गया है। हथियारों के पूरे रूट पर उसकी नजर है। हिज्ब के भेजे जाने वाले हर जखीरे को IDF तबाह कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जर्मनी के ड्रोन ईरानी प्रॉक्सी तक कैसे पहुंचे? क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। तीन दिन बीत चुके हैं लेकिन हिजबुल्लाह की बारूदी बारिश नहीं रुक रही। हिजबुल्लाह के बारूद से इजरायली धरती हर घंटे दहल रही है। हिज्ब के प्राइमरी टारगेट पर इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद गैलिली और ग्लिलोत है। हिजबुल्लाह यहां बीते 3 दिनों में सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दाग चुका है। नसरल्लाह के लड़ाके इजरायली बेस को टारगेट कर रहे हैं। IDF की चौकियों को तबाह कर रहे हैं। हमलों से रिहायशी इलाके भी थर्रा उठे हैं। ये गैलिली के बेथ हिलेल का वीडियो है जहां रात के वक्त हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिज्ब का दावा है कि हमले सफल रहे, जिसके बाद कई इलाके धू धू कर जल उठे।
रिपोर्ट्स में दावा है कि 3 दिन में उत्तरी इजराइल पर 700 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। वहीं 50 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन फायर किए गए हैं। उत्तरी इजराइल पर हमलों में 5000 से ज्यादा इजरायली घायल हो चुके हैं। घायलों में सैनिक और आम लोग दोनों शामिल हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह कई बार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब नसरल्लाह की बारूदी वर्षा पर ब्रेक नहीं लग रहा। सवाल है कि अचानक हिज्ब के पास इतना बड़ा बारूदी जखीरा कैसे और कहां से पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह को पश्चिमी हथियारों की टेक्नोलॉजी सप्लाई हो रही है, जिनके पार्ट्स को असेंबल कर वह बहुत तेजी से ड्रोन और रॉकेट बना रहा है। इस बात का खुलासा इजराइल पर दागे गए ड्रोन से हुआ है। यह तस्वीर हिज्ब के ड्रोन की है, जो 25 अक्टूबर को किबुत्स में गिरा था। दावा है कि यह ड्रोन जर्मनी की तकनीक से बना है। इसमें कई पार्ट्स जर्मन कंपनी 3W प्रोफेशनल के लगे हैं। तस्वीर में कंपनी की ब्रांडिंग भी साफ साफ नजर आ रही है। सवाल है कि जर्मनी की ड्रोन तकनीक हिजबुल्लाह के हाथ कैसे लगी। इसके पीछे 2 थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों की कालाबाजारी हो रही है। थ्योरी नंबर 2, रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों पर कब्जा कर उन्हें ईरानी प्रॉक्सी तक पहुंचा रहा है। इजराइल और अमेरिका के खुफिया विभाग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी हथियार आखिर ईरानी प्रॉक्सी के हाथ कैसे लगे। इस बीच इजराइल हर उस रूट पर नजर रख रहा है जहां से हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई हो सकती है। किसी भी संदिग्ध ट्रक या कंटेनर को इजरायली फाइटर जेट राख बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजरायल ने लेबनान के चाट और बेलबेक पर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने 8 ट्रक तबाह कर दिए हैं। ये सभी ट्रक सीरिया से लेबनान पहुंचे थे। दावा है कि इन ट्रकों में ईरानी हथियार लोड थे, जिन्हें हिजबुल्लाह के ठिकानों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन इजरायल ने पहले ही तबाह कर दिया। थ्री फ्रंट वॉर में फंसे इजरायल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन हिजबुल्लाह है। आईडीएफ लगातार उसके ठिकानों को टारगेट कर रही है। बीती रात भी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल एक खास नीति का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह है डर और भय की नीति। दरअसल इजरायल के फाइटर जेट बार बार लेबनान की राजधानी बैरूत के आसमान में उड़ान भर रहे हैं और तेज सोनिक बूम छोड़ रहे हैं। इजरायल की कोशिश लेबनान के आम बाशिंदों में डर पैदा करना है ताकि हिजबुल्लाह को कमजोर किया जा सके। साफ है, बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है, जिसे नेतन्याहू ने जल्द काबू नहीं किया तो इजरायल के लिए नासूर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर गाजा में इजरायल के विध्वंसकारी हमले लगातार जारी और इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने अगला ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टारगेट पर वेस्ट बैंक है, जहां पर आईडीएफ कमांडोज ने घुसकर जेनिन में भारी तबाही मचाई। आखिर क्यों वेस्ट बैंक को गाजा बनाना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। इजरायल पर ईरानी प्रॉक्सी जितने हमले कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। अब गाजा की तरफ वेस्ट बैंक की तबाही का फरमान जारी हुआ है, जिसके बाद वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है।
अब उन इलाकों को देखिए जो वेस्ट बैंक में सबसे पहले टारगेट है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आईडीएफ इसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कह रहा है, जबकि हमास और दूसरे प्रॉक्सी इसे नरसंहार बता रहे हैं। इजरायल ने जेनिन की संपूर्ण घेराबंदी कर ली है और इसके अलावा तुकराम में भी बम बरसा रहा है। पिछले 24 घंटों में हमले काफी तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के उत्तरी इलाके में जा घुसी है, जहां सबसे पहले जेनिन और तुकराम में PIJ यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों से टकराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। इसके अलावा नेबुलस स्ट्रेट में भी आईडीएफ कब्जा जमाना चाहती है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के अनाप्ता को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जेनिन पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। अब तो टैंक और मिलिट्री व्हीकल भी जेनिन में जा घुसे हैं। वहां निसिम जंक्शन के पास एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमले किए गए, जिसमें से कुछ हमले नाकाम हो गए। इसके पीछे हमास लड़ाकों का हाथ बताया जा रहा है, जो गाजा से भागकर वेस्ट बैंक में छिप गए हैं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के सामने काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमास लड़ाके सिविलियंस के बीच में हैं। उन्हें पहचानने में परेशानी हो रही है, जैसे कि इस अस्पताल में आईडीएफ के लड़ाके घुसे तो भिड़ंत हो गई। दरअसल इजराइल वेस्ट बैंक पर संपूर्ण कब्जा करना चाहता है, ताकि वो उसे गाजा बना सके। हालांकि पहले से ही वो इस इलाके में सेटलर बढ़ाता जा रहा है, जिनके फिलिस्तीनियों से जंग जारी है। लेकिन अब ज्यादा संख्या होने से उनका दबदबा बढ़ जाएगा। इस बीच इजराइल को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। आईडीएफ ने एक फरहान अल कादी नाम के बंधक का रेस्क्यू करा लिया। फरहान को गाजा पट्टी से आईडीएफ के 162वीं डिवीजन ने छुड़ाया। 52 साल के फरहान को 7 अक्टूबर को हमले में हमास लड़ाके पकड़ के ले गए थे। तब से लेकर अब तक फरहान को खुफिया सुरंगों में रखा गया था। 326 दिन बाद फरहान को हमास की कैद से आजादी मिली है। अब फरहान अल कादी को मेडिकल चेकअप के बाद घर जाने दिया जाएगा। हमास की कैद में रहे फरहान कादी के रेस्क्यू ऑपरेशन से आईडीएफ का जोश आई है। उनका कहना है कि वो सारे बंधकों को आजाद कराकर हमास का संपूर्ण खात्मा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।